स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे मैथ का दूसरा सेट, 9 क्लास मैथ का दूसरा सेट का सॉल्यूशन। पहला सेट कंप्लीट करा दिए है, ना देखो हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एक नया प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 9 मॉडल पेपर टर्म 2 करके, उसमें सारा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैथ का एक सेट हुआ है, साइंस का एक सेट, सोशल साइंस, हिंदी, सबका एक एक सेट हो गया है। आज दूसरा सेट शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा सेट में देखिए पेपर खत्म होगा, कल खत्म हो जाएगा। आज दूसरा सेट है, कल तीसरा सेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। एक चतुर्भुज के 3 कोण 198 और 92 है, इसका चौथा कोण याद कीजिए। 3 को कोण दिया हुआ है, एगो 100 डिग्री है, एगो 98 डिग्री है और एक 92 डिग्री है। ये 3 कोण दिया हुआ है बाबू, चौथा कोण निकालना है। तो देखिए जो नहीं पता है उसको मान लेना है x। ये हम बार बार बोलते हैं मैथ में, जो नहीं पता है उसको मान लेना है x। चौथा कोण नहीं पता है तो चौथा कोण को मान लीजिए x, ठीक है। माना चौथा कोण बराबर x। चतुर्भुज में हम एक चीज़ जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो उसको लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। क्लियर है। अब चारों को जोड़ दीजिए, बराबर 360 कर दीजिए। तो देखिए एगो है 100 प्लस दूसरा है 98, तीसरा है 92, चौथा है x, ठीक है। तो x बराबर तीनों का जोड़ हो गया 360। अब ये 3 को जोड़ सकते हैं, x को तो नहीं जोड़ सकते हैं तो उसको छोड़ देंगे। बाकी जोड़िए, 8 और 2 10 और 0 हो गया। हाथ में 1 9 9 18 और 1 19 हो गया। और फिर एक यहाँ है तो 1 और 1 2 290 हो गया, प्लस x बराबर 360। x का वैल्यू निकालना है तो x को छोड़ दीजिए, ये नंबर उधर कर दीजिए। नंबर एक तरफ हो जाएगा, प्लस में है उधर जाके माइनस हो गया। घटाएंगे 0 में 0 तो 0 होगा, 16 में 9 घटाएंगे 7 होगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो x हो गया 70 डिग्री, यानी चौथा कोण 70 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में 60 डिग्री हो तो ACB ज्ञात कीजिए। एगो एंगल दिया हुआ है AOB 60 डिग्री, तो दूसरा निकालना है। देखिए क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, ध्यान से देखिए। इस तरह का क्वेश्चन पिछला सेट में भी था। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये वाला जो एंगल रहता है, यहाँ कोई चाप है, कोई वृत्त का चाप, अगर केंद्र से जो एंगल बना रहा है, वृत्त का चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र में ये कोण बना रहा है, वो जो केंद्र वाला कोण होता है वो वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण, यानी यही से शेष भाग, यानी कहीं पे भी ये कोण बनेगा, जैसे यहाँ कोण बन रहा है तो उसका दुगुना होता है। ये केंद्र वाला कोण उस शेष भाग में जो कोण बन रहा है उसका दुगुना होता है। परिमेय 10.8 कहता है। तो वही परिमेय 10.8 लगा देंगे। हमको निकालना है ACB, तो ACB बराबर लिख देंगे आधा AOB, यानी AOB का आधा। ये जो है बीच वाला केंद्र वाला कोण वो किनारे वाला का दुगुना है। इसका मतलब का किनारे वाला का है, इसका आधा होगा, तब ना आधा दुगुना, समझ में आ रहा है। इधर से देखें तो उसका ये दुगुना है, और उसको देखेंगे तो ऊ कितना है, तो यू लगा आधा। तो वही लिखे ACB बराबर आधा AOB। तो आधा AOB है 60, तो 60 काटेंगे तो 30, ये मैंने 60 है तो 60 का आधा 30 डिग्री हो गया आंसर, ठीक। अगला प्रश्न है। प्रारंभिक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण की रचना करें। 90 डिग्री का कोण का रचना करना है। तो चलिए इसको हटा लेते हैं। ये बोला है एक किरण है, उसका प्रारंभिक बिंदु यानी इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण का रचना करें। 90 डिग्री का रचना करना है। तो रचना करने के लिए हथियार चाहिए। कौन सा हथियार चाहिए, तो ये हथियार चाहिए। तो इसको टाइट कर देते हैं थोड़ा। उसके बाद क्या करना होगा, देखिए जहाँ से एंगल बनाना है, प्रारंभिक बिंदु यानी इस पर बनाना है, तो यहाँ कंपास रखना है और ये इसको इस तरह से घसक रहेगा, नहीं घसक गया थोड़ा, चलो इस तरह से इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक चाप खींचते हैं यहाँ से, तो ये 60 डिग्री बनता है, ये 60 डिग्री। फिर यहाँ से एक चाप करेंगे इधर, तो ये हो गया 60 डिग्री फिर से। तो इधर 60, यहाँ तक 60 और यहाँ 60, तो ये टोटल 120 बना, ठीक है। हमको 90 लाना है। तो 90 लाने के लिए एक बार यहाँ चाप रख के ऊपर काट देते हैं ऐसा। उसके बाद फिर यहाँ रख के और ऊपर यहाँ चाप काट देते हैं। जहाँ पे कटा उससे इस बिंदु को मिला देना है। तो ये वाला बिंदु मिट गया है, यहाँ पर रबड़ है, मिट जाता है। तो खैर समझ में आ रहा होगा। कंपास से बढ़िया से बनाइएगा कॉपी में। देखिए ये बिंदु था मेन, है ना। अब इस बिंदु से इसको मिला दीजिए, यही हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं, उसके बाद नाप के देख लेंगे। तो ये बिंदु और ये बिंदु ये रहा,
ये मिल गया, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया, ये 90 डिग्री का रचना बन गया, ठीक है। देख लेंगे मिला के तो एकदम सेम टू सेम 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री का रचना करने बोला था। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दिया हुआ है। भुजा दिया हुआ है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए मान लेते हैं, वो ए भुजा है 3 सेंटीमीटर, बी है 4 सेंटीमीटर और सी है 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हीरोन सूत्र से निकलेगा। त्रिभुज का 3 भुजा अगर दिया हुआ है तो हीरोन सूत्र जानते हैं, हीरोन सूत्र से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन हीरोन सूत्र का उपयोग करने से पहले एस निकालना पड़ता है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता है सभी का जोड़ का आधा। तो ए प्लस बी प्लस सी सभी भुजाओं के जोड़ बटा 2, माने सभी भुजा को जोड़ के आधा कर देंगे तो वो अर्ध परिमाप निकलेगा। तो अर्ध परिमाप पहले निकाल, तो एस बराबर 3 प्लस बी है 4 प्लस 5 बटा 2, 5 4 9 और 3 9 10 11 12 बटा 2। तो एस आ गया कितना, काटेंगे तो 2 6 12, तो एस आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हीरोन सूत्र से, √अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें रखते चलना है। देखिए एस है 6 तो 6 रखेंगे, फिर एस तो 6, फिर ए कितना है देखिए 3 है, फिर एस 6 माइनस बी देखिए 4 है, फिर एस 6 सी 5। चलिए पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट में घटाव दिख रहा है, घटावेंगे 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा, गुना 6 में 4 घटावेंगे 2 बचेगा, फिर गुना 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा। रूट में है तो रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है कि 2 बराबर गुना में बदल दें, 2 बराबर जो आएगा वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो 2 का जोड़ा बना देना है सबको, एक जोड़ा, 2 जैसे 1 जोड़ा हो गया यानी 2 को, तो 2 रूट से बाहर, 3 अगर 2 को हो गया तो रूट से बाहर, तो 2 को होगा तो रूट से बाहर। तो तोड़ ताड़ के 2 को कर देना है। जैसे 6 है, 6 को तोड़ सकते हैं, 2 तिया 6, 6 को लिख दिया 2 तिया 6, और उसके बाद 3 है फिर 2 है। एक का कोई मतलब नहीं है, एक को लिखने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए 3 2 को दिख रहा है तो रूट से बाहर, ये 2 भी 2 को दिख रहा है तो ये भी रूट से बाहर, यानी रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा। 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न अगर यहीं बनेगा तो देख लेते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। चलिए यहीं पे बन जाएगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालने का है, ठीक है। माध्य ना, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो सबसे पहले प्रथम 5 को प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5, ये प्रथम यानी शुरू से पहला 5 को प्राकृतिक संख्या है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग यानी जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और काय गो 1 2 3 4 5 गो है तो 5 नीचे जोड़ सबको, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15, तो 15 बटा 5 हो गया। काटेंगे 5 या 15 हो जाएगा, यानी 3 इसका माध्य हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 5 क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका बहुलक निकालना है। बहुलक माने बहुत लकी, माने बहुत बार जो आया है वही बहुलक होता है। तो बहुत बार कौन आ रहा है देख लीजिए, 3 3 3 3 का वो 4 गो है, इतना तो कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा 3 ही आया है, तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में, टोटल कुल गेंद खेली 23 है ना, कुल गेंद 30 कुल गेंद 30 गेंद खेली, चौका मारी है 6 बार। तो चौका मारने की संख्या, चौका मारी 6 बार, हम शॉर्ट में ही लिख दे रहे, 6 गेंदों को चौका मार दी। चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए एक मैच है, उसमें 30 बॉल फेंका गया, 30 बॉल में एक महिला क्रिकेटर है जो 6 को चौका मार दे। तो बोला चौका मारने का प्रायिकता निकाल। तो बोले है प्रायिकता जिसका निकालना हो वो ऊपर रहता है, तब चौका मारने का प्रायिकता निकालना है तो आप लिख सकते हैं चौका मारने की संख्या ऊपर, चौका मारने की संख्या ऊपर रहेगा और कुल गेंदों की संख्या, कुल संख्या नीचे रहेगा, ठीक है। तो चौका मारा 6 में तो 6 ऊपर और कुल 30 गेंद खेली थे 30 नीचे, तो काट देंगे 6 का 6 6 5 30, तो 1/5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रायिकता बहुत ही सिंपल चीज़ है, प्रायिकता में बस इतना ही याद रखना है, जिसका प्रायिकता निकालना है ऊपरे रखेंगे और कुल जो रहेगा टोटल उसको नीचे, है ना, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, जिसका प्रायिकता निकालना है उसकी परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है।
तो ये रहा 7 क्वेश्चन, ये कितना 2 नंबरी क्वेश्चन था, इसमें से 5 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, सेक्शन ए का। अब आते हैं सेक्शन बी में, ठीक है। क्वेश्चन कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कोई समानांतर चतुर्भुज है, देखिए क्या दिया हुआ है, समानांतर चतुर्भुज एक है, उसका विकर्ण जो होता है वो विकर्ण, जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है तो ये कोना कोना को विकर्ण कहते हैं, तो ये विकर्ण है। तो विकर्ण अगर यहाँ खींचे तो 2 त्रिभुज बन रहा है, एक इधर वाला त्रिभुज एक इधर त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC उसका विकर्ण है, AC विकर्ण दिया हुआ है, और ये एक समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण AC है, ये इतना सा दिया हुआ है। और सिद्ध करना है ABC त्रिभुज जो है ABC इधर वाला और CDA यानी इधर वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, दोनों क्या है, ये सर्वांगसम का साइन है यानी सर्वांगसम है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिंपल से देखिए दोनों त्रिभुज में आएंगे, सबसे पहले ABC और CDA में, CDA और या DAC कुछ भी कह सकते, CDA और ABC, माने ये दोनों त्रिभुज में आएंगे। दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो देखिए एकांतर कोण का युग्म ऐसा बोले हैं, जहाँ पे भी ऐसा Z बन रहा है ना, तो Z बन रहा है तो एकांतर कोण उसको बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे BCA को खोजिए, देखिए BCA मतलब ये वाला एंगल, इसका एकांतर कोण होगा। तो देखिए यहाँ से ऐसा 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 Z बन रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा, यहाँ C है, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ D, तो ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल ये वाला है, कौन है, DAC, ठीक है। तो देखिए DAC मतलब ये वाला, DAC मतलब ये वाला, और इधर से देखें तो BCA तो ये वाला, तो ये दोनों देखिए Z वाला हिस्सा बन रहा है, इस तरह का Z ऐसा, और ये एंगल यहाँ पे है और ये वाला एंगल यहाँ, तो ये दोनों बराबर होगा। तो बराबर लिख दिए और इसको एकांतर कोण कहते हैं, तो एकांतर कोण लिख देना है, ठीक है। उसी तरह एक इधर से देखिए, इधर से अगर देखेंगे डायरेक्ट एक दिख रहा है ऐसा, ऐसा वाला, ऐसा C के पास ऐसा एंगल एक है और यहाँ A में एक ऐसा एंगल गया है, तो ये दोनों भी तो Z जैसा बन रहा है, मतलब बराबर होगा एकांतर कोण से। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं BAC, देखिए BAC मतलब ये वाला हिस्सा, और DCA मतलब ये वाला हिस्सा, तो ये दोनों एकांतर कोण फिर से है, तो एकांतर कोण से बराबर है। उसके बाद बीच वाला भुजा AC, इस त्रिभुज का भी है उस त्रिभुज का भी AC है, तो AC बराबर CA, माने दोनों में उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में। तो 2 एंगल है वो साइड, यानी साइड एंगल साइड से ABC सर्वांगसम CDA हो गया। तो यही सर्वांगसम हमको सिद्ध करना था, ठीक है। अतः लास्ट में लिख दीजिएगा क्वेश्चन से मिला के, अतः समांतर चतुर्भुज में खींचा गया विकर्ण जो है दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित होता है, यानी बंटता है 2 सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहीं देखते हैं, अगर हो जाएगा तो किधर गया, सिद्ध करें कि आधार बराबर समांतर रेखा के बीच त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित अगर 2 त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। चतुर्भुज वाला सिद्ध कर चुके हैं, ये त्रिभुज वाला है। तो चलिए इसमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिखेंगे, एक चित्र सबसे पहले बना लेंगे, ABC ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC ये वाला ABC, उसके बाद एक BCD ये त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज, ये मेन त्रिभुज है 2, ठीक है, ये 2 त्रिभुज है। तो देखिए आधार एक ही है, एक ही आधार में दोनों त्रिभुज है, और समांतर रेखा भी एक ही समांतर रेखा में दोनों त्रिभुज है, यही समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा, इसी में दोनों त्रिभुज आ रहा है, ठीक है। बस इसको बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए अलग से एक लाइन इसके पैरेलल, ये जो CD है, ये CD के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ये वाला जिसका BF जो है ये लाइन खींचे एगो, और ये जो AB है उसका पैरेलल CE खींचेंगे, CE, ठीक है। तो उसको लिखना, देखिए ABC और DBC ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार BC है, तथा एक ही समांतर रेखा BC और AD समांतर रेखा है, तो BC और AD समांतर रेखा के बीच स्थित है, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ABC, यानी ये वाला ABC और ये वाला एक त्रिभुज, इधर वाला ये त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल यानी DBC और ABC का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो रचना करना है, रचना सबसे पहले है ना अपने से ऐड करना है। ऐड क्या करना है, CE पैरेलल BA, तो BA जो है BA का पैरेलल एक लाइन खींचना है, इसका पैरेलल यानी समांतर, ये जैसा वैसे ही लाइन CA, इसको अपने से खींचे हैं ना, इसे डॉट डॉट लगा दिए हैं। उसके बाद BF CD खींचे, यानी BF जो है, BF ये है BF,
इसका समांतर लाइन एक खींचे सी डी, ठीक है, ये वाला सी डी कहाँ से है, हाँ हाँ ये खींचना है, ये ओरिजिनल लाइन है, इसका सी डी का समांतर बी एफ लाइन खींचे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, समांतर खींचे ताकि ये समांतर चतुर्भुज बन जाए। तब प्रमाण में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी को देखेंगे, अगर ए बी सी डी एक चतुर्भुज बन रहा है, ए बी सी डी, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर भुजा दिख रहा है, इधर से भी समांतर दिख रहा है, भले ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन दोनों आपस में समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। फिर एफ बी सी डी अगर देखिएगा, एफ बी सी डी यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज। कैसे, तो रचना से, रचना जो दो लाइन की उससे ये समांतर हो गया। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज को शॉर्ट में लिखे हैं, पैरेलल का साइन लगा के जी एम यानी पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम कहते हैं समांतर चतुर्भुज को। तो पैरेललोग्राम ए बी सी ई खोजिए, ए बी सी ई, ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी ई होगा, यहाँ तो डी लिखा हुआ, ए बी सी ई है ना, ए बी सी ई, ये ना इसका पैरेलल ये खींचे है, बी सी ए बी का पैरेलल देखिए, बी ए या ए बी का पैरेलल सी के खींचे है, और ये ऊपर वाला पैरेलल है, तो इसीलिए ये समांतर चतुर्भुज होगा। और इसको खींचे है इसके समांतर, और ऊपर नीचे का समांतर है, तो ये दोनों एक समांतर चतुर्भुज होगा, यानी कि ये वाला कौन वाला, एफ बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी डी ने ए बी सी ई होगा, तो ए बी सी ई और एफ डी बी सी जो है ये वाला एफ बी सी डी दोनों ही एक ही आधार बी सी और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज, दोनों चतुर्भुज देखिए एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर स्थित है, दोनों समांतर चतुर्भुज। और ऐसा जब होता है तो हम जानते हैं कि अगर एक ही आधार पे दो समांतर चतुर्भुज और एक ही आधार और एक ही समांतर लाइन के बीच में दो समांतर चतुर्भुज है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वही लिख दिए कि ए बी सी ई और एफ बी सी डी का क्षेत्रफल पैरेललोग्राम का हिस्सा है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। समीकरण 1 मान लेना है। क्यों बराबर होगा, तो रीजन यहाँ लिखा हुआ, चूंकि दोनों एक ही आधार बी सी और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच स्थित है, इसलिए बराबर होगा। ये परी में पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब ये बराबर हो गया तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए ए बी सी ई को ध्यान से देखिएगा, तो ए बी सी ई यानी ये वाला देखिएगा तो इसका विकर्ण एक दिख रहा है, इसका विकर्ण ये है, इस तरह से है ना, इस तरह से एक ये चतुर्भुज है, यहाँ है बी, यहाँ सी, यहाँ ई, यहाँ ए, तो ये ए बी सी में एक ए सी आया हुआ है, ए सी, तो ये क्या है, विकर्ण है। अब विकर्ण से जो दो त्रिभुज बनता है वो दोनों त्रिभुज बराबर होता है, दोनों का क्षेत्रफल, ये पढ़ चुके हैं, इससे पहले जस्ट प्रूफ किए थे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण होता है बीच में, तो विकर्ण से जो दोनों तरफ से जो त्रिभुज बन रहा है, विकर्ण के बाद दोनों तरफ जो त्रिभुज बन रहा है वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अभी जस्ट प्रूफ किए इससे पहले, ठीक है। तो वही चीज़ लिख देना है, ए बी सी एक विकर्ण ए सी है, इसीलिए एरिया ऑफ ए बी सी यानी इधर वाला त्रिभुज और ये वाला एरिया ऑफ ए सी ई यानी इधर वाला, दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। और ये वाला और किसके बराबर होता है, तो ये पूरा चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, तो 1/2 यानी आधा ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज ए बी सी ई, ठीक। तो समीकरण 2 मान लेना इसको। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो एक तरफ से जैसा इस तरह से आया, उसी तरह अगर दूसरा तरफ से देखेंगे तो बी डी सी के साथ भी वही हाल होगा, तो डी बी सी बराबर भी आएगा का ये एफ बी सी डी है ना, एफ बी सी डी का आधा आएगा। अब दोनों देखिए, ये उसके आधा है, ये इसके आधा है, तो सभी समीकरण को अगर जोड़ देंगे और ये ए बी सी ई जो है एफ बी सी डी का बराबर है, तो एफ बी सी डी की जगह हम क्या समझ सकते हैं, ए बी सी ई का है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो इसीलिए समीकरण 1, 2 और 3 सबको ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि ए बी सी जो है वो बराबर ए सी ई का है, और ए सी ई किसके बराबर है, ए बी सी डी, ए बी सी ई का, और ए बी सी किसके बराबर है, एफ बी सी डी का, और एफ बी सी डी किसके बराबर फिर, तो डी बी सी, तो डी बी सी का बराबर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों समीकरण को मिला जुला के देखेंगे तो ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला देखिए कहाँ देखिए, ये वाला एफ बी सी डी के बराबर है, तो एफ बी सी डी में पहुँच गए। अब ये एफ बी सी डी किसके बराबर, तो डी बी सी डी, तो ए बी सी बराबर हो गया डी बी सी, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था 10वां नंबर क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप है
ये पी क्यू एक चाप मान चलिए, तो इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग भी बहुत सारा क्वेश्चन करने में किए हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा है दोनों सेट में, दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो परिमेय है जिसका हम उपयोग किए हैं, परिमेय 10.8 है, तो इसको अभी सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। सबसे पहले एक वृत्त बना देना है, और वैसे एक चाप, ये एक चाप हुआ, और इससे केंद्र पर कोण एक बनेगा, और इसी चाप से फिर एक कोण बना देना है कहीं पे भी बाहर, कोई भी वृत्त के दूसरे हिस्से में। ठीक है, तो उसे भी लिखेंगे पी क्यू वृत्त का एक चाप है, पी क्यू क्या है, चाप है, जो केंद्र ओ पर पी ओ क्यू है ना, ये बी नीचे है, पी ओ क्यू बना रहा है, ओ पर पी ओ क्यू यानी ये वाला एंगल बना रहा है, तथा शेष भाग के एक बिंदु ए पर, शेष भाग का बिंदु ए लिए इस पर पी ए क्यू बना रहा है, पी ए क्यू एंगल अंतरित करता है। सिद्ध करना है पी ओ क्यू यानी ये वाला एंगल इसका दुगुना है, तो पी दुगुना और पी ए क्यू का दुगुना, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ए ओ को मिलाकर एक बिंदु बी तक बढ़ाएंगे, ए और ओ को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके मिला के और इधर आगे बढ़ा दिए बी तक। ठीक है, बढ़ा दिए। अब ऐसा बढ़ाने से क्या होगा, देखिए एंगल पी ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ। कैसे ऐसा होगा, देखिए बी ओ क्यू खोजिए, पहले बी ओ क्यू कहाँ है, बी ओ क्यू, देखिए ये वाला लाइन ऐसा डॉट डॉट खींच के यहाँ तक किए हैं, तो बी ओ क्यू ये एंगल बन रहा है बी ओ क्यू से। तो बी ओ क्यू कैसा बन रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसा एक त्रिभुज है, इसका बाहर एक ऐसा गया है, देखिए इस तरह से इसको बाहर निकाल दिए तब समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ ओ है, ठीक है, ओ बी ओ क्यू, इसको थोड़ा बाहर निकाल दिए और ऊपर ए है। तो देखिए बी ओ क्यू जो है ये वाला, ये क्या है, त्रिभुज का बाहर का कोण है। तो त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है आंतरिक कोणों का योग। तो त्रिभुज का बाह्य कोण यानी बहिष्ठ कोण जो होता है उसके दो अभिमुख कोण यानी इसका अभिमुख यानी सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए लिख देंगे बी ओ क्यू यानी ये बाहर वाला कोण बराबर हो जाएगा ओ ए क्यू यानी ये, और ओ या इधर से लिखेंगे तो ए क्यू ओ, ये दोनों का जोड़ होगा। तो वही उसको लिख दिए, त्रिभुज का नियम से है ना, त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग होता है, उसके हिसाब से ये लिख दिए। अब एक हम देखिए ओ ए क्यू, अगर ध्यान से देखेंगे ओ ए क्यू यानी यही वाला त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे, जहाँ मिलेगा ओ ए बराबर ओ क्यू, ओ ए जो है ओ क्यू के बराबर है, ओ ए ये वाला और ओ क्यू बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त का त्रिज्या है तो बराबर ही रहेगा। उसके बाद ओ ए क्यू मिलेगा, ओ ए क्यू यानी ये वाला एंगल और ए क्यू ओ ये वाला एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, ये एंगल और ये एंगल है, परिमेय 7.5। इसमें क्या पढ़े थे कि एक वृत्त का जीवा अगर रहे, वृत्त का ये क्या है, एक जीवा है, इस तरह से ये जीवा है, और वृत्त का जीवा जो है केंद्र पर बराबर एंगल बनाता है, इधर वाला एंगल इधर वाला एंगल बराबर होगा। तो वृत्त का कोई जीवा है तो वो केंद्र पर जो एंगल बनाएगा वो बराबर रहेगा। तो इधर से एंगल बना या केंद्र पर यहाँ से एक, यहाँ केंद्र पर एंगल बना रहा है एक यहाँ, और यहाँ से एक यहाँ, तो दोनों का दोनों एंगल बराबर होता है, इसलिए बराबर है। तो ये भुजा बराबर एंगल बराबर आया। अब इसको लिख सकते हैं बी ओ क्यू बराबर, देखिए क्या है, बी ओ क्यू आया था और इसमें ये दोनों बराबर आ गया। तो बी ओ क्यू बराबर हम लिख देंगे क्या, ए ओ ए क्यू और ए क्यू ओ दोनों का दोनों तो बराबर है। तो इसको हम ओ ए क्यू लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसीलिए ए क्यू ओ की जगह में भी लिख दिए ओ ए क्यू बराबर है, इसलिए तो इसको समीकरण 1 मान लेना है। इसी तरह अगर देखेंगे तो इधर का हम काम किए, उसी तरह सेम काम अगर इधर करेंगे इस त्रिभुज में, तो वहाँ भी आएगा ये बाहर, इसमें बी ओ पी बाहर वाला दिख रहा है। तो बी ओ पी जो आएगा वो 2 आएगा, किसके दुगुना आएगा, तो ओ ए पी ये वाला एंगल का दुगुना आएगा। जैसा ये वाला त्रिभुज का बाहर कोण इसका दुगुना आया, उसी तरह ये वाला त्रिभुज का ये बाहर वाला कोण ये वाला ए एंगल जो बना रहा है उसका दुगुना आएगा। तो उसको लिख दिए, उसके बाद समीकरण 2 उसको मान लेना है। अब ध्यान से देखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो बी ओ क्यू और बी ओ पी और बी ओ क्यू दोनों को जोड़ दिया, इधर जोड़ेंगे 2 और ओ ए क्यू है और ओ ए पी दोनों को जोड़ दिए। अब जोड़ने से क्या होगा, देखिए ध्यान से, बी ओ पी कहाँ है, देखिए बी ओ पी ये वाला और बी ओ क्यू ये दोनों, बी ओ क्यू बी ओ ये दोनों को जोड़ दिए तो ये टोटल बन जाएगा। ये आधा आधा को जोड़ेंगे तो पी ओ क्यू बन जाएगा, तो पी ओ क्यू बन गया। उसी तरह उधर ओ ए पी ये वाला और इधर से ओ
ए क्यू, यानी ये वाला छोटा वाला, ये दोनों जुटेगा तो बन जाएगा पी ए क्यू। ठीक है, ये पी है तो पी ए क्यू बन जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करना था, 2 गुना पी ए क्यू हो गया, पी ए क्यू यहाँ 2 है तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था 10 नंबर में। देखिए 11 नंबर है, एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक, तो लघु चाप पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। लघु चाप पर जीवा द्वारा अंतरित कोण, यानी ये वाला हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको चलिए ध्यान देखिए, एक वृत्त बनाना है, एक जीवा, ये जीवा खींचे, जीवा की ये त्रिज्या के बराबर है, यानी तीनों का तीनों भुजा बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है तो बराबर है रहेगा। और ये जीवा बोला त्रिज्या के बराबर है तो तीनों बराबर है। ठीक है, और इसी जीवा से बोला है लघु वृत्तखंड, यानी छोटका वृत्तखंड में एंगल बनाने, तो इसे छोटका तरफ एंगल एगो बना दिए जिसको बी मान लिए, तो पी बी क्यू हो गया। तो देखिए पी क्यू एक जीवा है। ठीक है, और ओ पी तथा ओ क्यू को मिलाना है, ओ पी और ओ क्यू को मिला करके उसको त्रिज्या है तो उसको मिला दीजिए। ठीक है, तो ओ पी क्यू बराबर ओ पी बराबर ओ क्यू, यानी पी और क्यू और ओ पी और ओ क्यू, ये तीनों 1 2 3 तीनों का तीनों भुजा बराबर, क्योंकि जीवा बराबर त्रिज्या दिया हुआ है। अब देखिए त्रिभुज ओ पी भी एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, कहे कि तीनों भुजा बराबर, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है ये। तो समबाहु त्रिभुज में सब एंगल 60 डिग्री होता है, तो पी ओ क्यू यानी ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो लिख दिए 60 डिग्री। अब देखिए चूंकि चाप पी बी क्यू जो है, पी बी क्यू ये वाला जो चाप है वो वृत्त के केंद्र पर, वो ये वाला वृत्त के केंद्र पर अगर देखा जाए तो पी ओ क्यू यानी पी ओ क्यू टोटल 360 माइनस 60 यानी 300 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, पी बी क्यू वृत्त के लघु चाप पर बनती है, तो पी बी क्यू कहाँ पर बन रहा है, वृत्त के लघु चाप पर बन रहा है, इसलिए वृत्त का लघु चाप पी बी क्यू बराबर एंगल अगर इसका निकालना चाहे तो आधा हो जाएगा पी ओ क्यू का, पी ओ क्यू का आधा होगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि एक फर्क में पढ़े हैं कि कोई वृत्तखंड है उससे केंद्र पर अंतरित कोण, बाकी जो कोई दूसरा भाग में अंतरित कोण हो रहा है तो उसका दुगुना होता है, तो ये दुगुना है मतलब ये वाला इसका आधा होगा। ठीक है, पी ओ की किधर से, बाहर से, इधर से है ना, इधर से 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 है तो इधर बाहर से अगर देखे जाए तो 360 में 60 घटा देंगे, 360 में 60 घटा देंगे तो 300 डिग्री बनेगा। ठीक है, बाहर का कोण पी ओ क्यू बाहर से निकालेंगे तो बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, तो बाहर से 360 डिग्री हो गया, तो ये बाहर वाला इधर इसका अपोजिट वाला जो एंगल बना रहे इसका दुगुना होता है, यानी ये उसका आधा होगा। परिमेय जो पढ़े थे इसका उपयोग किए थे दूसरा क्वेश्चन में, इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो उसी परिमेय का उपयोग करके हम इसको लिखेंगे पी बी क्यू जो है आधा है पी ओ क्यू का। पी ओ क्यू प्रतिवर्ती है ना, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब होता है कि जो दिख रहा वो ना इसका उल्टा तरफ से होगा, जो एंगल बन रहा है उसका ये आधा होगा। ठीक है, तो उल्टा तरफ वाला एंगल 300 है तो आधा करिए 300 का, तो ये 150 हो जाएगा। ठीक, तो ये एक परिमेय था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 9 विद्यार्थी की ऊंचाई दिया हुआ है तो माध्यक निकालना है, माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर कक्षा 9 की विद्यार्थी का ऊंचाई दिया हुआ है, 155 है, 160 है, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148 ये दिया हुआ माध्यक निकालना। ठीक है बाबू, माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए क्या बोले, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में दर्शा देना है। ठीक है, लिख देना है आरोही क्रम में, यानी छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 144 लिखेंगे। उसके बाद 147 है तो 147 लिखेंगे। उसके बाद 148 है तो 148 लिखेंगे। फिर 148 के बाद 149 है तो 149 लिखेंगे। उसके बाद 150 भी है, 150 है तो 150 लिखेंगे। फिर 151 है, 51 नहीं है, 52 है तो 152 लिखेंगे। 52 लिखा गया तो 55 हो जाएगा, फिर 155 लिखेंगे। 155 लिखा गया, उसके बाद और 144 के बाद 45 भी था तो 144, उसके बाद 145 होगा। ठीक, उसके बाद 55 के बाद सीधे अब 60 है और कोई तो नहीं है, 160। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को लिख दिए। अब इसका माध्यक निकालना है। माध्यक माने बीच वाला को लिखते हैं माध्यक। तो अगर विषम हो तो उसका तो बीच निकल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 इधर से 5वां नंबर मारा है, 1 2 3 4 5 इधर से भी 5वां, तो माध्यक बराबर हो जाएगा। चूँकि n जो है वो विषम है, 9 है, 9 क्या है, विषम है। 1 2 3 9 है, 9 विषम है, तो विषम का माध्यक निकालना हो तो n/2 n+1/2 वहाँ पद होता है, n+1/2 वहाँ पद। तो n+1 n है 9, तो 9 + 1/2, 9 + 1 यानी 10/2 यानी कि 5वां पद।
तो पांचवा पद कितना होगा, 1 2 3 4 5, 149, पांचवा पद 149 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सिक्कों को उछाला गया है 500 बार, तो निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, तो प्रायिकता उसका निकालना है। तो चलिए पहले इसको हटा देते हैं, लंबा है थोड़ा। एक को चित्र आया 120 बार, ठीक है। दो सिक्का को एक के बार उछाला गया बाबू, ठीक है। दो सिक्का को एक बार उछाला गया, तो दोनों का दोनों सिक्का में चीत आया। दो चीत माने दोनों सिक्का में चीत आया 105 बार, और एक चीत यानी एगो सिक्का में चीत आया और एगो में पट आया होगा 275 बार, और कोई चीत नहीं आया माने दोनों का दोनों में पट आया 120 बार। सबका प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता पहले अगर दो चीत का निकालेंगे तो दो चीत का प्रायिकता, जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर है, टोटल को नीचे। तो दो चीत का बार आया 105 ऊपर और टोटल है 500 नीचे। काट देंगे 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 का 5, 2 0, 21 नहीं कटेगा, 2 0 है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा 0.21। इसका प्रायिकता निकालेंगे एक चीत आने का, तो एक चीत का संख्या को ऊपर लिखेंगे 275 है और नीचे टोटल 500 है। काटेंगे फिर 5 का 5, 2 0, 5 5 25, 2 या 5 5 25, फिर 2 0 है तो एक के बाद 0 रहने से क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं गिनती करके। 2 अंक है, 2 0 है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रायिकता चीत नहीं, एक भी चीत नहीं, कोई चीत नहीं, उसका प्रायिकता निकालना हो तो इसको ऊपर लिखेंगे 120, 500 नीचे। 1 0 कटा, फिर 2 से 2 5 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12 नहीं कटेगा तो 6/25 आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन प्रायिकता निकाल सकते हैं आसानी से। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में 1000 दो बच्चों वाले 1000 परिवार का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन पिछला सेट में भी था। तो परिवार 1000 परिवार, तो बोला है यादृच्छिक चुने गए परिवार प्रायिकता याद कीजिए जिसमें 2 लड़का हो। 2 लड़का उसका प्रायिकता निकालना है। 2 लड़का हो तो 2 लड़का को ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे। 2 लड़का कितने में देखिए, लड़कों की संख्या 2, 135 घर में है तो 135 ऊपर और टोटल 1000 नीचे। ठीक, 3 को 0 है तो 3 अंक बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3, 1 2 3 के बाद पॉइंट। फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़का हो, प्रायिकता निकालना है एक लड़का का। एक लड़का देखिए कै गो है, 675 परिवार में है और नीचे 1000 है, 3 को 0 मतलब 3 अंक बाद पॉइंट तो 0.765 हो जाएगा। फिर इसी का है कोई लड़का ना हो, प्रायिकता कोई लड़का ना हो। कोई लड़का ना हो यानी कि 0, तो 0 वाला 190 है तो 190 ऊपर है, टोटल 1000 नीचे। 1000 माने 3 अंक बाद 0 या 0 0 काट दीजिए, 2 अंक बाद 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 0.19। कोई दिक्कत नहीं, ये प्रायिकता आराम से निकलेगा। 14 हो गया। अब फिर से सिद्ध करने वाला में ज़्यादा दिक्कत होता है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन फिर से आ जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहा है, सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। एक भुजा का मध्य बिंदु, मान के लिए यहाँ एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा, इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी इसको समद्विभाजित करेगा AC को, ये हमको सिद्ध करना है। ये मध्य बिंदु से खींचा गया समांतर, दूसरे भुजा का समांतर, और तीसरा भुजा का मध्य बिंदु होगा, तीसरा भुजा को समद्विभाजित करेगा, यानी तीसरा भुजा AC है, इसको समद्विभाजित करेगा, यानी AF और CF ये दोनों बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे। ABC एक त्रिभुज है, ABC ये दिया हुआ था, जिसमें AB के मध्य बिंदु E है, AB का मध्य बिंदु जो BC के समांतर खींची गई रेखा L, और ये BC जो है उसके समांतर ये जो रेखा खींचे वो L है, जो तीसरा भुजा AC को F पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है। यही F पर जो काटा है वो बीच में काटा है, ये सिद्ध करना है। बीच यानी कि ये दोनों बराबर होगा, इधर उधर, वो सिद्ध करना है। F बराबर CF, AF उधर और ये CF बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो रचना है कि AB पैरेलल CM खींच दिए, तो AB जो है इसका पैरेलल एक खींच देना है CM, ताकि पैरेलल रहेगा तो ये किसी तरह से पैरेललोग्राम बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का बहुत सारे गुणधर्म जानते हैं, तो उससे हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, प्रमाण में आएंगे तो AE बराबर BE दिख रहा है, AE बराबर BE ये दिया हुआ है, ये दोनों तो बराबर है क्योंकि ये मध्य बिंदु माने दोनों बराबर होगा। और AB और CM, AB जो है AB और ये CM का है समांतर है, तो AB और CM समांतर है, और AE और BE बराबर है, ये समांतर है,
ये बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये समांतर है, इसका समांतर ये है। तो इसका समांतर ये है, इसका मतलब कह सकते हैं BCDE, BCDE, ये जो BCDE है ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये दोनों समांतर है। और ऊपर वाला तो समांतर है, ये है ऊपर वाला समांतर कैसे है बाबू, तो ये दिया हुआ है, यहाँ कहाँ दिया हुआ है, यहाँ AC को CA पर प्रतिच्छेद करता है, कहाँ दिया हुआ, BC के समांतर खींची गई है, E तथा BC के समांतर खींची गई है, BC के समांतर, ये वाला लाइन BC के समांतर खींचा गया है, यानी इसको एक लाइन और लिख सकते हैं। और EF जो है वो समांतर है BC का, EF जो ये वाला लाइन खींचे वो BC का समांतर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों इधर से भी समांतर, इधर से भी समांतर, ये दोनों तो दोनों तरफ से समांतर है, यानी कि BCDE, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये वाला चतुर्भुज, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है तो BE बराबर CD हो जाएगा, यानी BE ये वाला और ये वाला बराबर होगा, कहा कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होगा, बराबर होता है। और AE बराबर CD भी हो जाएगा, AE बराबर CD होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आया AE बराबर BE, ये दोनों तो बराबर है, और ये आया इसके बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर, तो CD भी AE के बराबर हो जाएगा, तो AE बराबर CD, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर AEF में देखेंगे, AEF यानी ये वाला त्रिभुज, और CDF में यानी CDF ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये भले छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन दोनों बराबर होगा। कैसे, देखिए AEF बराबर CDF बराबर होगा एंगल AEF, देखिए AEF ये वाला एंगल, और यहाँ से ऐसा करके Z बन रहा है, देखिए ऐसा Z जहाँ बने उसको एकांतर बोले, यहाँ A है यहाँ D है, देखिए ये वाला, ये एकांतर कोण बराबर हो गया। उसके बाद एक और एकांतर कोण इधर से बनेगा, इधर से ये वाला, ये वाला, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उसी को लिखे हैं यहाँ पे, ये दोनों बराबर होगा एकांतर कोण से। उसके बाद AE बराबर CD, ये तो बराबर आइए गया है, AE बराबर CD, तो दो एंगल और एगो साइड बराबर, तो एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो ये और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो सर्वांगसम का संगत भाग बराबर होता है, तो इसका संगत भाग ये है, ये वाला CF बराबर AF, CF बराबर AF या AF बराबर CF बाई CPCT, क्योंकि संगत सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है, ठीक। तो ये सिद्ध करना था, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कहा है 16 नंबर, एक समलंब है ABCD जिसमें AB जो है CD का समांतर है, के विकर्ण AC और BD एक दूसरे का परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ AOD ये वाला एरिया और एरिया ऑफ BOC ये वाला एरिया बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले क्या दिया हुआ उसको लिखेंगे, दिया हुआ है एक समलंब ABCD है जिसमें AB और CD पैरेलल है, AB और CD का है पैरेलल समांतर है, जिसका विकर्ण जो है AC और BD, ACA और BD O पर प्रतिच्छेद यानी O पर मिल रहा है, कट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ AOD यानी ये वाला और BCO हाँ BOC ठीक है, हाँ तो सोच रहे कहाँ लिख दिए, तो AOD और BOC ये दोनों बराबर है, एरिया सिद्ध करना है। प्रमाण में आएंगे तो ACD देखिए, ACD ये पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, और BCD यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो ये दोनों एक त्रिभुज इधर वाला और एक इधर वाला त्रिभुज, दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है, एक ही आधार DC और समांतर रेखा कौन है, AB समांतर DC पर स्थित है। तो एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर स्थित हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसीलिए लिख दिए एरिया ऑफ ACD बराबर एरिया ऑफ BCD, क्योंकि दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। दोनों तरफ आप COD घटा दीजिए, दोनों तरफ COD, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में COD घटा दीजिए, COD क्या कि COD हमको नहीं, ये दोनों लाना है। तो इसमें देखिए इस तरह का ये बन रहा है, और इसमें बीचवा से यहाँ जाके COD बन गया है, DO यहाँ C और A, तो ADC निकला है, तो ADC में हमको CO2 लाना AOD है, तो CO2 घटाना पड़ेगा COD को, तो इसलिए यहाँ पे COD दोनों तरफ घटा दीजिए। इधर से भी COD घटाना है, इस त्रिभुज में भी, और इस त्रिभुज में भी COD घटाएंगे तो ये आएगा, तो इसलिए COD दोनों तरफ घटा दीजिए। तो ACD पूरा था, उसमें COD घटा दिए, तो घटा देंगे तो बच जाएगा AOD। उसी तरह इधर से CO2 घटा देंगे तो बच जाएगा BOC, तो BOC एरिया ऑफ BOC हो गया प्रूफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज की रचना करें, तो रचना वाला बाद में देखेंगे। पहले 18 नंबर देखते हैं, त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है, भूखंड का त्रिभुज परिमाप दिया हुआ, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए त्रिभुज का अनुपात और परिमाप दिया हुआ, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात में बोले हैं x लगा देना है, तो A बराबर मान लेते हैं 3
3:5:7 दिया। जब भी अनुपात रहे क्षेत्रविधि में सब में x लगा देना है। तो 3 गो भुजा रहता है त्रिभुज का, तो एगो भुजा a मान लेते हैं, तो a हो गया 3x, b मान लेते हैं 5 है तो 5x, c मान लेते हैं 7 दिया है तो 7x। परिमाप दिया हुआ है त्रिभुज का, परिमाप दिया हुआ कहाँ, परिमाप, हाँ परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का है ना, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है कितना है 300 मीटर, 300 मीटर। उस पर क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो परिमाप से क्षेत्रफल नहीं निकालता है, पहले भुजा निकालना होगा तब क्षेत्रफल निकलेगा। तो परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप का फॉर्मूला हम जानते हैं ए भुजाओं का योग। तो भुजाओं को जोड़ दीजिए, भुजा एगो है 3x प्लस दूसरा है 5x प्लस तीसरा है 7x, तीनों का जोड़ दिया हुआ है 300। जोड़िए 7 3 10 और 5 15x बराबर हो गया 300। काटेंगे इसको, यहीं काट देते हैं, 15 दूनी 30 और एगो 0, यानी x का वैल्यू आ गया 20। अभी x का वैल्यू आया, भुजा नहीं आया, भुजा पहला भुजा को हम माने थे 3x, तो 3x का वैल्यू आया 20, तो 3 20 से 60 हो गया, 60 डिग्री, पहला 60 सेंटीमीटर है ना, या मीटर जो भी होगा। अच्छा b है 5x मीटर है 5x, तो 5 गुना x का आया 20, तो 5 20 से 100 मीटर हो गया। c कितना है 7x, तो 7 और x आया 20, तो 7 20 से 7 दूनी 14 140 मीटर, तीनों भुजा आ गया। अब हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले s निकालना होता है। s मतलब होता है परिमाप का आधा, तो परिमाप दिया हुआ है तो फिर से जोड़ने की जरूरत नहीं, बस इसका आधा कर दीजिए। तो 300 का आधा कितना 150 हो जाएगा, 150 मीटर। काट के देख लीजिए, 2 का 2 2 5 10 2 0 0 150। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √अंडर s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, लगाते चलेंगे। √अंडर s आया 150, 150 इंटू 150 फिर s माइनस ए कितना आया 60, फिर 150 माइनस b 100, फिर 150 माइनस c 140, ठीक है। अब घटाते हैं, गुना करते हैं, 150 रहने दीजिए अभी, गुना 150 में 60 घटाइए 90 बचेगा, 90, 150 में 100 घटाएंगे 50 बचेगा, 150 में 140 घटाएंगे तो 10 बचेगा है। अब बराबर बराबर करेंगे, दो को बराबर आया तो रूट से बाहर है, तो चलिए बराबर करते हैं, ऐसा बराबर करते हैं 5 गुना 3, 5 या 15 गुना 10 कर देते हैं, तो 5 या 15 गुना 10 150 हो गया, 15 दही है 150। 90 को कैसे तोड़े, 3 तिया 9 कर देते हैं, गुना 10 कर देते हैं 3 तिया 9 माने 3, 3 तिया 9 गुना 10 तो 90 हो जाएगा। फिर ये 50 को जोड़ देते हैं 5 गुना 10 में, 10 इसलिए जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं ताकि 10 है यहाँ और भी, तो 10 10 का जोड़ा मिल जाए, ठीक है। तो 10 का जोड़ा पहले निकाल लेते हैं, 10 दूगो है यहाँ देख लिए, तो दूगो में से एगो 10 निकला, फिर एगो 10 दूगो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला 10, तो यहाँ से भी एगो 10 निकला, और दो कौन है ये 3 और 3 दूगो दिख रहा है, तो यहाँ से 3 निकला, और ये 5 और ये 5 दिख रहा है, तो ये 5 निकला, और ये निकला, ये निकला, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 का कोई जोड़ा नहीं, तो एगो 3 रूट में रहेगा, ठीक। 10 दही 100 और 5 या 15, 15 और 100 तो 1500 हो गया √3, 1500 √3 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए और 2 क्वेश्चन है। लिखित आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए जिसका वर्ग अंतराल 0 से 5 लेना है। वर्ग अंतराल, फिर एक ठो में लिखते बारंबारता और एक मिलान चिन्ह। वर्ग अंतराल 0 से 5 लेने बोला है, 0 से 5, 0 से 5 तो 5 से 10 फिर हो जाएगा, 5 से 10, 10 से 15। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है इसको तो बना ही लीजिएगा, गिन के बस लिख देना है, ठीक है। तो बना लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है कितना क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे अपने अनुसार हम बना दे रहे हैं। जैसे कोई मिला के लिख दिया, 12 है कि 15 है कि ऐसे 512 समझना, कोमा नहीं लगाया है, ठीक है। तो चलिए अच्छा से रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो हम इसी के अनुसार जैसा देखने पा रहे हैं उसी हिसाब गिन दे रहे हैं। 0 से 5 तक गिनते कैट हुआ 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है, ठीक है। 10 गो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 5 से 10 गिनेंगे तो 10 नहीं 9 गिनाएगा, ठीक है। 5 से 9 तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12, 12 गो है ये, तो 12 लिख देना है इसे। 5 10 12, फिर 10 से 15 गिनेंगे, 10 से 15 यानी 14 तक, तो 1 2 3 4 5, 5 गो है, ठीक। 1 2 3 4 5, फिर 15 से 20 गिनेंगे, तो 15 से 20 तक में 1 2 गो है, तो 2 लिखेंगे, ठीक। तो ये बारंबारता बंटन सारणी सबसे आसान चीज़ है और 5 नंबर मिलेगा इतना हिस्सा का। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन यानी रचना वाला 17 नंबर में था जिसको छोड़े थे। तो रचना में है, इसमें बोला है त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, BC 7 सेंटीमीटर, और एंगल B दिया हुआ है 75 डिग्री, और दिया हुआ है AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रचना करना है। तो रचना करने के लिए क्या करना होगा, कंपास का उपयोग करना होगा। तो हम उपयोग करते हैं कंपास का अपना। सबसे पहले C बराबर 7 सेंटीमीटर पहले खींच लेना है, ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर खींच लेना है, या एक लंबा लाइन खींचना है और उसमें फिर 7 सेंटीमीटर का चाप काट देना है। तो सबसे पहले हम BC 7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। स्केल बढ़िया से रखना, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत छोटा बन रहा है, तो हम ऐसा करते हैं 10 11 12 13 14 खींच लेते हैं। हम 2 को 1 मानते हैं, ठीक है। 2 को 1 मानेंगे ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। तो ना बड़का स्केल 2 झन पकड़ना पड़ेगा तब बनेगा। इस तरह से सीधा से खींचेगा, ठीक है, बिना स्केले का सीधा खींचाएगा। इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हम खींच दे रहे हैं। BC 7 सेंटीमीटर खींचना है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर नाप लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। हम 2 को 1 मान के चलेंगे, कहा कि 7 सेंटीमीटर इतना चलेंगे तो आपको दिखबो नहीं करेगा, इसलिए हम 2 सेंटीमीटर यानी यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे एक यूनिट जो है बड़ा बड़ा है, तो इसमें 2 को 1 माने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको हम मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर खींचे हैं, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एगो एंगल B 75 डिग्री खींचना है। तो सबसे पहले 75 डिग्री बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है। 75 डिग्री, तो 60 में 15 जाएंगे तो 75 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से 75 डिग्री जाना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक इस तरह से खींचेंगे, घूम गया ये। उसके बाद यहाँ से एक यहाँ चाप करेंगे तो 60 बनेगा, फिर यहाँ से करेंगे तो ये 60 है ना, हमको 75 जाना है। तो 60 और 15 75 होता है। तो पहले जाएंगे कहाँ, ऊपर ये रहा और ये, तो ये 90 हुआ, 90 हुआ। मतलब देखिए क्या हो रहा है, ये वाला लाइन को अगर हम खींचे यहाँ मिलाएंगे, ये वाला लाइन, तो ये 90 डिग्री मिलेगा। थोड़ा घास का इधर मिलेगा, यहाँ 90 डिग्री में मिलेगा। अब ये देखिए, ये 60 होता है एक चाप और ये एक चाप 60, तो ये 60 और इसके बीच 30 है, तो 60 और 30 90 हुआ। लेकिन हमको 75 बनाना है, तो फिर 30 जो है यानी ये 30 को 15 आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ कंपास रखना होगा और यहाँ पे काटना होगा, और यहाँ भी कंपास रख के यहाँ काटना होगा। तो ये जो बना, ये 15, ये 30 का आधा किया तो 15, और इधर 60 है, तो 60 और 15 75 डिग्री हो जाएगा। यानी इसको मिलाएंगे तो ये 75 डिग्री बनेगा मेरा। तो इसको मिला देते हैं पूरा, ऐसा करके आप मिला दीजिएगा इसको, लंबा सा है ना, जितना लंबा जाने सके उधर खींच दीजिएगा। चलिए और थोड़ा लंबा कर देते हैं, ये ठीक है, लंबा सा खींच देना है। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करें, ये 75 डिग्री बना दिए, 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। उसके बाद ये 75 डिग्री का बना देना है। 75 डिग्री जब खींच दिए, उसके बाद हमको बोला है AB और AC जो है ना 13 सेंटीमीटर होना चाहिए, दोनों का जोड़, ठीक है। तो ये तो B आया है और C आया है, ये C है, ठीक है, BC, इधर A आएगा, तो AB बनेगा और इधर AC बनेगा, उसका जोड़ होना चाहिए 13 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन खींची ये वाला BC, इसको 13 सेंटीमीटर में काट देंगे। तो 13 सेंटीमीटर कहाँ आएगा देखते हैं। हाँ, 13 सेंटीमीटर हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, चलिए 13 ही सेंटीमीटर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 आएगा। तो हम ये 13 को ले लेते हैं,
तो देखिए यहाँ पे 13 आ रहा है, ठीक है। तो कंपास 13 में लेके इसको काट दीजिएगा, ठीक है। ये लाइन को 13 वहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम 7 दूनी 14 लिए थे, गड़बड़ हो जाएगा, कहा कि 13 दूनी 26 लेना पड़ेगा, बोर्ड पार हो जाएगा। तो इसको 7 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहीं तक, ठीक है। ये सी है, इधर बढ़ सकता है लेकिन यहाँ तक का काम है। 7 सेंटीमीटर नीचे खींच लेना, उसके बाद ये 75 डिग्री, उसके बाद ये वाला लाइन जो खींचे उसको 13 सेंटीमीटर जहाँ जाएगा वहाँ काट देना है। तो वहाँ 13 सेंटीमीटर गया, उस 13 सेंटीमीटर को फिर मिला देना है यहाँ से। तो छोटा हो जा रहा है तो मिलाते हैं यहाँ से, सी से मिला देना है, ये सी। तो चलिए मिलाते हैं। ये सी से मिला देना है, ठीक। ये जो सी से मिला इसको फिर 2 भाग में बांट देना है, समद्वि भाजित कर देना है। क्या करना बाबू? समद्वि भाजित। समद्वि भाजित मतलब होता है यहाँ कंपास रखो, थोड़ा इसको बड़ा कर लेना है ताकि टच करे, कटे दोनों तरफ से। यहाँ कंपास लेना है और एक ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ कंपास रख के एक इधर काट दीजिए और एक यहीं से इधर काट दीजिए। फिर इतना ही बड़ा, छोटा बड़ा नहीं करना, जितना उधर काटे उतना ही रख के इधर काट दीजिए और इधर काट दीजिए, ठीक। अब जहाँ पे काटा वहाँ पे क्या करना है? उस लाइन को मिला देना है, जो काटा उस लाइन को मिला दीजिए, हो गया तैयार, ठीक। तो ये छोटा स्केल से नहीं मिलेगा लगता है, इसी से मिलाना होगा। देख, उसको यहाँ से यहाँ रख के मिला देना है, मीट जा रहा है सब। घसकता कहाँ है रे बाबा? ऐसा इस लाइन को पूरा मिला देना है, जहाँ जहाँ काटा वहाँ से, ठीक है। ये पूरा बढ़िया से स्केल से मिला देना है। तो ये जो मिला है ना बबुआ, तो जहाँ से इसको ये वाला मिला है और ये वाला लाइन जहाँ कट रहा है वहाँ से फिर इसको मिला दीजिए। ये एकदम 13 सेंटीमीटर बन गया। इसको यहाँ से यहाँ मिला देना है, ठीक है। बस तैयार हो गया। समझ में आ रहा है क्या करना है? ये लाइन समझ में आया था, ये लाइन के बीच इधर काटना है उधर भी काटना है, इसका समद्वि भाजक खींच देना है। ये जो समद्वि भाजक खींच आया, इस समद्वि भाजक ये लाइन में जहाँ टच किया, यहाँ टच किया तो यहाँ से इसको सी से मिला देना है, यहाँ सी था यहाँ से मिला देना है। तो ये जो बना ये वाला ए बी सी कहेगा, ए बी और ये तो सी है, ये है। तो ये मेन त्रिभुज बना, ये फाइनल है। ये इसको नाप के देखिएगा तो ये तो 7 है, ये है, लेकिन ये दोनों को तो नहीं नापे, लेकिन ये दोनों का जोड़ बोला का ए बी और ए सी जोड़ने से 13 होना चाहिए। तो ए बी और ए सी को जोड़ के देखिएगा तो 13 आएगा। हम देखते हैं आया कि नहीं। मेरा तो घसक गया है इधर उधर थोड़ा बहुत, लेकिन भी आ ही जाएगा। देखिए हल्का सा यहाँ पे एक मड़ुआ दिक्कत हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ, इधर 7 होना चाहिए तब। हाँ इधर 7 हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 और 7 13, ठीक है। तो इधर 6 उधर 7 13 आ गया। तो यही इसको बनाना इस तरह से। तो कॉपी में बढ़िया से बनाइएगा, बोर्ड में घसक जाता है इधर उधर, ठीक। तो उम्मीद है सारा क्वेश्चन करा दिया, उम्मीद है समझ में आएगा। समझ में आ गया तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट लेकर के और कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।